रियल नंबर बताया था। वास्तविक संख्याएं फर्स्ट चैप्टर मैंने शुरू किया है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरी वीडियो जो आज हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट 1 आप तक पहुंचा दिया गया है, और ये है पार्ट 2। ठीक है, जिसमें आज हम सीखेंगे पार्ट 2 को। इसमें वेरी इजी तरीके से सीखेंगे, हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे ताकि हमें वो भूले ना। ओके, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पिछली वीडियो में मैंने दो संख्याएं, तीन संख्याएं, यानी पिछली वीडियो में मैंने दो संख्याओं और तीन संख्याओं को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से सॉल्व करना बताया था। ठीक है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके में। पहला पार्ट जो है इस वीडियो का, उसमें मैंने इसको यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मैंने HCF निकालना, दो संख्याओं का HCF निकालना और तीन संख्याओं का HCF निकालना बता दिया है। आज की वीडियो में हमारा अगला टॉपिक होगा। अगला टॉपिक कहने का मतलब ये कि अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने इसको इस तरीके से बताया है कि यदि आप इस तरीक़ों को सीख लेते हैं, इन तरीक़ों को यदि आप सीख लेते हैं, तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। इसलिए अब हम चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई धनात्मक, जहाँ q कोई पूर्णांक है, सीधी सी बात है, या धनात्मक लिख लेते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, बस इतना ही है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखिए हर क्वेश्चंस का जवाब, ठीक है, यानी हर क्वेश्चंस का आंसर उस क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो पता नहीं क्यों कुछ बच्चों को या बच्चियों को, जो भी हो, उनको मैथ थोड़ा कठिन लगता है। ठीक है, कठिन लगता है, कोई बात नहीं। देखिए किसी भी इंसान को कोई भी सब्जेक्ट कठिन क्यों लगता है, उसे क्यों नहीं कर पाएगा? इसलिए लगता है क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है। यदि आप मैथमेटिक्स पर फोकस करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा।
बायो पर फोकस करते हैं तो बायो आसान हो जाएगा, फिजिक्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं तो फिजिक्स आपके लिए आसान होगा, केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, इंग्लिश पे फोकस करते हैं ज़्यादा तो आपके लिए इंग्लिश बेहतर हो जाएगा। यानी आप जिस सब्जेक्ट पर वर्क करेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा, सीधी सी बात है। और जिस पे वर्क ही नहीं करेंगे तो आसान कैसे होगा, समझ रहे हैं। और कहते हैं कुछ स्टूडेंट कि मैथ मेरे लिए कठिन हो गया है, मुझे आता ही नहीं है, ये है वो है, इधर उधर की बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसा है। आप जिस भी सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे आपको वही सब्जेक्ट आएगा, सीधी सी बात है, एक लाइन में। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दर्शाइए यानी दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कोई भी धनात्मक। और विषम पूर्णांक क्या होता है भाई, पूर्णांक क्या होता है पहले ये तो जान लें। सीधी सी बात मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या पूर्ण रूप में हो अपने। जैसे कहने का मतलब 5 आ जाए, 6 आ जाए, 8 9 6 9 6 6 7 8 6, ये देखिए सब अपने अपने आप में पूर्ण रूप में है, देख रहे हैं। ये है पूर्णांक। अब ये धनात्मक है। मैं इस क्वेश्चन के लिए ही परमानेंट बता रहा हूँ, ज़्यादा इस पूर्णांक पे फोकस करूँगा बताऊँगा तो काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजते हैं कि हमें ये टॉपिक बताइए तो उस पर मैं अलग से ही एक वीडियो बना के या शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो में बना के अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको कैसे समझ में आ जाता है बता दूंगा। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी बात बताऊंगा कि देखिए ये सारे अंक ये पूर्णांक होते हैं। 5 लिख दो, 8 लिख दो, 6 9 6 सब पूर्णांक होते हैं, समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा ये 5 है, 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसमें बताया जा रहा है ना कि q कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस फार्मूले को मैंने बताया था, ठीक है। ये आपको मिलेगा ऐसे देखने के लिए भी, a = bq+r, समझ रहे हैं। a = bq+r, बात एक ही है। इसी को भाज्य मान लिया गया है, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल, समझ रहे हैं। यही आपको मिलेगा px gx के रूप में, क्लास 9th में पढ़ेंगे। px gx qx + rx ऐसा मिलेगा। कई जगह आपको इसको इंग्लिश में लिख के दे देगा, लेकिन आप तो हिंदी मीडियम है तो आपको तो हिंदी मीडियम में मिलेगा, आप सब समझ सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने सब बताया है कैसे क्या होगा, तो आप इस फार्मूले को जानते रहिएगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम मान लेंगे, हम तो वही ना पूछा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा जा रहा है, तो हमें यानी ये बताना है कि वो कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, हल लिख लो या सॉल्व लिख लो, ठीक है, जो दिल करे यार वो लिख लो। अब देखो मानेंगे हम, माना धनात्मक विषम पूर्णांक = x, ठीक है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक = x, यानी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो x के बराबर है। अब देखिए क्या करेंगे, अब जब x मान लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक को, तो x = इसमें क्या है 6q+r। अब देखिए पहली बात, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x, पहला स्टेप। इसमें खुद देगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ये बात कहा है तो बस इसके आगे माना लगा दो, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x। दूसरा काम क्या करेंगे हम, दूसरा काम हम क्या करेंगे, देखेंगे सब में भाज्य और भाजक कितना है। देखिए यहाँ पे भाज्य भाजक कितना है, और ये तो शेषफल की जगह पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका जो भाज्य और भाजक है, देखिए भाज्य 6 6
6। मैंने पिछली वीडियो में सब बता चुका हूँ मैं इसके बारे में, ये क्या है क्या नहीं, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस पर यदि मैं चर्चा करूँ तो काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 6Q, यहाँ भी 6Q, यहाँ भी 6Q, यानी भाज्य और भाजक जो हमारा है वो बराबर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6Q लिखा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है रिमाइंडर, समझ रहे हैं, शेषफल 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यानी बदल के इधर उधर आ रहा है भाई, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे R लिखा है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए x के बराबर मैंने दिखाया इसलिए क्योंकि मैंने इसे माना है x। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए अगला स्टेप हमारा होगा x इज इक्वल टू 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। बस देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बार छोटी सी बात और क्या कि x इज इक्वल टू 6Q प्लस R तो हमने माना था, ठीक है। अब x के बराबर हम दिखाएंगे इसको। अब देखिए यहाँ तो R है और यहाँ 1, 3, 5 ऐसे बढ़ रहा है। एक बात बता दूँ आपसे, यहाँ देखिएगा पहली बार में जो हम जा रहे हैं x, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए 6Q है, यहाँ R है और रिमाइंडर के जगह पे हमें कुछ ना कुछ भरना है, समझ रहे हैं, वही प्लस माइनस करके, क्योंकि चिन्ह देखिए ये प्लस का होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो देखिए हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, सीधी सी बात है 0 से, तो इसलिए मैंने x इज इक्वल टू पहले 6Q प्लस 0 को दिखाया था। देखिए मैं ये आपको पता है कि जो अल्फ़ाबेटिकल जितने भी अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, वो होता है चर राशि, यानी A to Z चर राशि है। एक लाइन में बता दूँ तो उसके बाद अल्फा बीटा गामा डेल्टा, समझ रहे हैं, आयोटा थीटा, सब अचर राशि है, चर राशि है। क्या है? चर राशि है। और जितने भी गिनती के अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, वो सब चर राशि अचर राशि होते हैं, क्योंकि उसका मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए 2, 3, 6, 5, ये है अचर राशि, इसका मान नहीं बदलेगा, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है चर राशि, यहाँ अब हमको लिखना है लेकिन अचर राशि के रूप में, तो इसीलिए हम देखिए यहाँ पे 6Q है ना, 6Q है कि नहीं है, 6Q है। तो अब ध्यान दीजिएगा 6Q x इज इक्वल टू यहाँ पे तो लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 6Q प्लस 0, 0 से शुरुआत करेंगे, फिर 6Q प्लस 1, फिर 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5। अब 5 के बाद क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए है 6Q, ध्यान दीजिएगा यहाँ है 6Q, तो यहाँ जो भी होगा, यदि यहाँ 6 है तो यहाँ आपको 5 तक ही जाना है, 1 कम जाना है। क्यों जाना है बता रहा हूँ। अगर 6 रहेगा तो 5 तक जाना है, 7 रहेगा तो 6 तक जाना है, 8 रहेगा तो 7 तक जाना है, सीधी सी बात, 1 कम जाना है। 1 कम क्यों जाना है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यदि यहाँ 6 के बराबर जाया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ 6 के बराबर हम जाते हैं तो फिर से ये जो 6 के बराबर यदि हम जाते हैं, ऐसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ मिल दिया 6, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 6 18 लिखा ना, मैं लिखा 6 दूना 12, 2 ही बार गया भाई, 2 ही बार गया मैं, तो यहाँ बच गया 6। तो देखिए आप बताइए, इसको आप लिखेंगे भाज्य इज इक्वल टू 8, भाजक है 6, भागफल है 2, शेषफल है 6। देखिए 6 मैंने शेषफल को लाया ना, और 6 को देखिए 6 का जगह पर भाज्य है ये है। तो बात ये है कि यदि हम यहाँ पे 6 क्यों लाए भाई, अभी ये एक बार और जाता कि नहीं जाता, 3 बार में ये कट जाता, पूरा का पूरा 18 मिल जाता हमको, पूरा का पूरा हमें 18 मिल जाता, कैंसिल हो जाता ना। तो इसीलिए यदि यहाँ पे हम इसको जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल 0 आ जाएगा। और जब शेषफल 0 आया तो देखिए ये फिर पहले वाले फॉर्म में आ गया 6Q 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से पहला वाला मिल गया ना। आप यहाँ पे 0 को छोड़ सकते हैं, केवल x इज इक्वल टू 6Q दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा कि जो यहाँ पे अचर राशि होगा उससे 1 अक्षर कम जाएंगे, यानी जो भाजक होगा उससे 1
अंक पीछे ही रहेंगे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे जाने की कोशिश मत करना वरना फंस जाओगे। फंस क्या जाओगे, गलती हो जाएगा भाई। अब देखो इसमें, अब देखो इस लेकिन या किंतु परंतु कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। लेकिन किंतु परंतु यक्स धनात्मक विषम पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, किंतु यक्स धनात्मक विषम पूर्णांक है। सही बात है भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और इसमें ध्यान से देखिए तो धनात्मक तो है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें बताइए धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन इसमें धनात्मक सम पूर्णांक भी आ गया है। कैसे? ये देखिए 6Q, कोई रिमांड नहीं छोड़ दिए। 6Q के रूप का है कि नहीं है, है ना। और इसमें देखिए जो रिमाइंडर है शेषफल है वो 0 है। तो 6Q में आप किसी भी चर राशि, किसी भी अंक से गुणा कीजिए 6 में तो सम ही मिलेगा। सम मिलेगा क्योंकि सम में यदि किसी विषम से भी गुणा कर दें या सम से गुणा करेंगे, देखिए जो भी सम संख्याएं हैं उसमें आप किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो सम संख्या तो प्राप्त होगा, लेकिन आप किसी सम संख्या में किसी विषम संख्या से भी गुणा करते हैं तो भी आपको सम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमको सवाल में कहा गया है कि जो ये यक्स है, जो हमने यक्स को माना है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है तो इसलिए हम इसमें से केवल विषम पूर्णांक को ही छांट के यहाँ पे लिखेंगे। अतः, क्योंकि हमसे विषम पूर्णांक ही पूछा है तो विषम पूर्णांक को छांट के लिखेंगे। अतः यक्स इज इक्वल टू 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 बस। अतः यक्स इज इक्वल टू 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5, क्योंकि 6Q + 1 भी एक विषम पूर्णांक है। देखिए क्योंकि सम में, यदि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए आपको पता है कि जो 2m के रूप का होता है वो सम संख्या होता है। जो 2m + 1 या 2m - 1 के रूप का होता है तो ये हो जाता है विषम। तो ये हो जाता है विषम, लेकिन जहाँ 2m के रूप का कोई संख्या मिलेगा वो हो जाता है सम। तो देखिए यहाँ से हमको 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6Q में मिलेगा ना, 2 × 3। तो देखिए जहाँ 2 मिल गया, सीधी सी बात है, जब सब गुणा, कितना भी गुणा में आ जाए उसको सम बना देगा। समझ रहे हैं? लेकिन हमको यहाँ पे विषम कहा गया, तो विषम इसलिए देखिए यहाँ पे 6Q + 1 के रूप का है। यहाँ 6Q, देखिए जो 1 होता है विषम पूर्णांक, विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। तो 6Q + 1 विषम है तो इसको ले लिए, फिर 6Q + 3 विषम है तो इसको ले लिए, फिर 6Q + 5 विषम है तो इसको ले लिए। ध्यान दीजिएगा, और यही हमको सवाल में कहा गया था करने के लिए। एक छोटी सी बात और बता दूं, बोलो बताऊं कि नहीं बताऊं? अभी एक छोटी सी बात बताऊंगा ना, ओहो मिटा दिया क्या मैंने, तो तुम लोग को मज़ा आ जाएगा। पहले इसको लिख लेने दो, किंतु यक्स धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः यक्स इज इक्वल टू 6Q + 0, गलत हो गया भैया, 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 6Q + 5। अब जाकर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक आया तो हमने सारा स्टेप ऐसे ही करेंगे, चाहे धनात्मक विषम पूर्णांक का चाहे सम विषम पूर्णांक का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो सेम स्टेप रहेगा, यहाँ से हमको छांटने वाली बात आ जाएगी। जब धनात्मक विषम पूर्णांक कहेगा तो विषम वाले को लिखेंगे, इसमें से छांट के हम लोग जो विषम वाला है उसको लिखेंगे। और यदि जब धनात्मक सम पूर्णांक कहेगा तो इसमें से हम सम को छांट के यहाँ पे लिखेंगे। समझ रहे हैं? सीधी सी बात है। यहाँ तक का देखिए, यहाँ तक प्रोसेस सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ से बदलेगा किंतु यक्स धनात्मक विषम पूर्णांक। जब विषम पूर्णांक आएगा तो यहाँ पे विषम पूर्णांक लिखेंगे, सम पूर्णांक आएगा तो सम पूर्णांक लिखेंगे।
और जब विषम पूर्णांक आएगा तो इसमें से विषम पूर्णांक को छांट के इस यहाँ लिखेंगे, और जब सम पूर्णांक आएगा तो इसमें से सम पूर्णांक को छांट के यहाँ पे लिखेंगे। आपका क्वेश्चन सॉल्व यहीं पे होता है। ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में शायद पूछ ले। देखिए, मैं आपका ये नहीं है कि इस बुक के नंबर वाइज ये क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा ऐसे कराऊँ। ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे आपका सारा समय वेस्ट हो जाएगा एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में, बाकी सब सब्जेक्ट पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तो नंबर जायज़ सी बात है बेकार ही आएगा। एक चैप्टर में जैसे मान लीजिए रियल नंबर हम शुरू किए, तो इसमें किस किस टाइप के सवाल हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें जितने भी टाइप के सवाल होंगे उसको सॉल्व करेंगे, और इस कदर सॉल्व करेंगे कि आप उस टाइप का कोई दूसरा सवाल मिले तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अब मान लीजिए मैं ऐसे ही, समझ रहे मेरी बातों को, अब मैं सारा सीरियल वाइज 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे कराऊं तो आपको भी दिक्कत होगी, ठीक है, और आप पीछे रह जाएंगे। बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए। उसके बाद यदि नहीं आता है तो कमेंट सेशन में लिख के भेजिए, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। कभी भी इंसान को कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, न कि, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। प्रैक्टिस इंसान को करते रहना चाहिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ होता नहीं है। ध्यान रहे, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो हम अपना अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम देखेंगे, क्या कि जो यहाँ पे लिखा है स्तंभ, क्या होता है ये स्तंभ, क्या होता है आखिर में जानना जरूरी है कि नहीं। स्तंभ का मतलब समझ लीजिए एक तरीके से, यहाँ पे जो स्तंभ की बात की जा रही है वहाँ पे एक लाइन की बात कही जा रही है, ठीक है। पंक्ति यहाँ बताया जा रहा है किसी परेड, कोई परेड हुआ है जिसमें 616 सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं? 616। एक सेना की टुकड़ी को, और एक सेना की जो टुकड़ी है उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। और जो 32 सदस्यों वाले सेना की टुकड़ी है, ये 616 सदस्य हैं किसी परेड में, उस परेड में पूरे 616 सदस्य हैं। और जो सेना की टुकड़ी है, एक टुकड़ी है 32 सदस्यों वाले, ठीक ना, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जो 32 सदस्यों वाले सेना की टुकड़ी है वो आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले समूह में मार्च करना है, यानी समान संख्या होनी चाहिए दोनों समूहों की। आगे देखिए, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जहां अधिकतम संख्या कहे, अधिकतम संख्या मैंने बताया था, जहां अधिकतम संख्या की बात करेगा, अधिकतम से अधिकतम, सबसे अधिक, समझ रहे हैं, अधिकतम से अधिकतम जहां संख्या की बात करेगा, समझ लीजिएगा वहां क्या ज्ञात करना है हम लोग को, HCF, ठीक है, HCF या GCD। तो HCF हम लोग को ज्ञात करना है, सीधी सी बात। दो संख्याएं हमको दी हुई है, एक दिया हुआ है 616, एक दिया हुआ 32। तो आप जानते हैं कि जो बड़े वाले भैया को हम बीच में रखते हैं, बना देते हैं इनको भाज्य, और ये छोटा है उसको बाहर कर देते हैं, भाजक बन जाता है। अब भाग करिए, एक बार में जाएगा 32, 11 में से 2 गया 9 होगा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 6 उतार देंगे। अब देखिए कितनी बार में जाता है, तो हो जाएगा यहाँ 3 त्रिकी 9 और 3 त्रिकी 9, फिर 3 त्रिकी 9, यानी 9 बार में देख लेते हैं। 9 दूना 18 का 8, हासिल 1, 9 त्रि 27, 1 28, क्या 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 का 8, हासिल 1, 9 त्रि 27, 27 और एक हासिल मिल जाएगा तो 28, घटा लीजिए, एक हासिल लीजिए, इसको दे दिया 16, 16 में से 8 गया 8, ये 8 से 8 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। अब देखिए ये 8 बच गया है ना, अब यहाँ से कुछ उतारने के लिए बचा है, नहीं बचा है। तो जब
कोई संख्या यहाँ से उतारने के लिए बचा नहीं है, यानी ये जो भाई साहब थे इनको ख़त्म कर दिए यहाँ तक, अब कुछ यहाँ पे करने के लिए नहीं बचा है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि अब ये जो छोटे भाई आ गए हैं निकल के, इनसे लड़ेंगे, तब ई फिर से बन जाएंगे क्या, भाज्य, और ये बन जाएगा भाजक। मैं पिछली वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है, जो पहला पार्ट है इसका। ध्यान दीजिए कि 8 चौको 32, फाइनल कर दिए इनको ना। अब देखिए मैंने बताया था कि जहाँ पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या जो, और जो अंतिम भाजक होगा, जब एचसीएफ जब ज्ञात करने के लिए जब हम इस विधि का उपयोग करेंगे, उसको लगाते हुए नीचे तक आएंगे, ठीक है, और जब ये पूर्णतः कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो जो अंतिम भाजक होगा, जो अंतिम भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ पर कट गया है ना, तो देखिए भाग किससे किया गया था, इससे, इसी से भाग इसमें दिए थे हम, हाँ, तो ये अंतिम भाजक हो गया, और जो अंतिम भाजक होता है वही होता है HCF इज इक्वल टू 8। और हमको HCF ही बताना था, इसमें ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, हम बता रहे हैं आपको, घबराइएगा नहीं। HCF तो ये निकल गया, और HCF का मतलब होता है अधिकतम से अधिकतम संख्या, तो लिखिएगा उन स्तंभों की अधिकतम से अधिकतम संख्या, ऐसे लिखिएगा। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ठीक है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा तो बता दिया, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। कुछ हम नहीं परिवर्तन किए हैं, जो पूछेगा उसी को यहाँ लिखेंगे। देखिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो मैंने भी तो वही लिखा, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। जो ये क्वेश्चन में जो जैसे रहेगा सेम वैसे ही हम लोग करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ लिख लीजिएगा हल या सॉल्व, आपकी मर्जी है। तो ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कई बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, डॉक्टर मनोहर रे में मिल जाएगा, बालाजी में मिल जाएगा, कई किताबों में ये क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन है
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको सॉल्व करने से एक छोटी सी बात बता दूं, पीछे अभी हमने जस्ट ये जो अभी एक सवाल बताया है ना HCF वाला अधिकतम संख्या वाला, इसके पीछे अभी मैं जस्ट एक सवाल बताया था आप लोगों को, अभी बताया हूँ जस्ट। वहाँ था कुछ ऐसे करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग वहाँ भी करना था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे था कि धनात्मक विषम पूर्णांक को बताइए। वहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक था, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी, क्या दर्शाना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यही हमको दर्शाने के लिए कहा जा रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, जो पूर्णांक होगा वो m, पूर्णांक में पिछले अभी जस्ट बताया था, फिर भी समझ लीजिए एक बार और बता दे रहा हूँ। पूर्णांक का मतलब क्या, कोई भी संख्या अपने पूर्ण रूप में हो, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देख लीजिए, बस इसके लिए बता रहा हूँ मैं, इसमें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊँगा पूर्णांक के बारे में। ऐसे 2 हो गया, ये भी एक पूर्णांक है, 8 हो गया, ये भी एक पूर्णांक है, 10 ये भी एक पूर्णांक है, 50 ये भी एक पूर्णांक है, समझ रहे हैं। बस ऐसे समझिए कि कोई संख्या अपने पूर्ण रूप में रहे तो पूर्णांक है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसको पूरा अच्छे से मॉडिफाई करूँगा। यहाँ भी मॉडिफाई करने लगा तो आपको काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए बस इतना समझिए। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, हमको ये बताना है। तो पहले जो पूछता है उसी को हम मान लेते हैं ऐसे सवालों में, ठीक है। क्या पूछा गया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो लिखिए माना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर x, वर्ग नहीं, सिर्फ धनात्मक, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x। वर्ग तो हम लोग अभी करेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है। x को मान लीजिए। अब हमने आपसे बताया था अभी पीछे ही कि जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ये 3 जो है भाज्य है, और ये भागफल की जगह पे है, ये भाजक की जगह पे है, ये भागफल की जगह पे है, और ये इसमें शेषफल नहीं दिया तो कुछ 0 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो ये 3 है ये भाजक है, m भागफल है, r शेषफल है, समझ रहे हैं। तो यानी हमको इसी रूप में लिखना है, लेकिन कुछ ऐसे लिखना है जो इससे न मिले, सीधी सी बात है। अगर इससे मिलेगा तो फिर हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसी को मान लेंगे, फिर इसी को सिद्ध करने का क्या मतलब रह जाएगा, समझ रहे हैं। कुछ ऐसा मानेंगे जो इसमें ना हो, तो हम इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे x मान तो लिए हैं इसको x। अब यहाँ x इज इक्वल टू हम लिख देंगे 3 है ना, तो 3 लिखेंगे 3, लेकिन q मानेंगे q + r। ध्यान रहे, हम q और r अधिकतम क्यों मानते हैं, क्योंकि जो q का मतलब होता है क्वाटेंट, ठीक है, भागफल, r का मतलब होता है रिमाइंडर, शेषफल, इसीलिए हम ज़्यादा इसी का यूज करते हैं, समझ रहे हैं। 2 संख्या तो हमको इसको मानिए लेते हैं और ये दिया ही रहता है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 तक, 3 की बात कहा है, ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2, बस 2 तक जाएंगे। 2 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 3 है, देखिए 3 है ना, तो 3 तो यहाँ मान चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी भाजक के बराबर शेषफल नहीं होगा, ध्यान रहे। जो भाजक होता है वो शेषफल के बराबर क्यों कभी नहीं होता है। ऐसा मान लीजिए मैं अभी 20 में 3 से 20 में भाग कर रहा हूँ, ठीक है, 18 में कर रहा हूँ। अब 3 छक्के 18 अब कह दिए, कहेंगे ना, नहीं छोड़िए, 3 × 5 = 15 जाइए, 3 बच गया। ध्यान दीजिए, ये है भाजक और ये है शेषफल। अब देखिए ये कभी इसके बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ा तो भी मैं एक बार और पढ़े, हम तो एक बार कम में पढ़े हैं। 3 × 5 = 15 तक ही गए, लेकिन ये 18 तक जा रहा था, समझ रहे हैं। 3 छक्के 18 सही, तो ये सवाल है, ये सवाल तो गलत है, समझ रहे हैं, क्योंकि हम 5 ही तक गए हैं। जब 6 तक जा रहा है तो 6 तक तो जाना ही है। अब देखिए, तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये जो भाजक है, जिससे हम भाग देते हैं वो होता है भाजक, ठीक है, और जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। तो ये जो भाजक और जो इधर आता है वो होता है भागफल, जो यहाँ आता है शेषफल, यानी शेषफल या शेष कहें। तो जो ये भाजक है, समझ रहे हैं,
भाजक कभी भी शेषफल के बराबर नहीं होता है। यही इसीलिए यदि हम यहाँ पे फिर से यदि अगर 3 लिख दें ऐसे 3q + 3 तो क्या मतलब, ये तो इसको कटवे करेगा, ऐसा हो सकता है नहीं। इसीलिए हम कभी भी यहाँ जितना भी रहेगा 3 है तो 2 तक जाएंगे, 4 है तो 3 तक जाएंगे, 7 है तो 6 तक जाएंगे, एक बार कम तक जाएंगे। जैसे यहाँ 3 है तो मैं 2 तक आया हूँ शेषफल में, यहाँ अगर 7 रहता तो शेषफल में मैं 6 तक ही आता। ध्यान दीजिएगा इस बातों पर। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे, x = 3q + 0। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग करेंगे कोई मतलब नहीं है। हम हिंदी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता, लिखने का कोई मतलब नहीं है, अपने माइंड में रखिए चीज़ें। ये 0 है, 0 को हम छोड़ देंगे, 0 कोई मतलब है नहीं। तो x² = 3q²। देखिए यहाँ हो जाएगा x², 3 × 9 q² होगा। x² = 3 का गुणा करेंगे, 3 पे स्क्वायर लगाएं, 3 × 9 q²। देखिए ध्यान से इसको खोलेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, तो 3 × 9 हो जाता है और q² ऐसे रह जाएगा। अब देखिए इसमें से हम 3 कॉमन करेंगे। 3 ही क्यों कॉमन करेंगे, 3 ही क्यों कॉमन करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है, हमको 3 लाना है, हमको जो भाजक लाना है वो 3 लाना है। तो भाजक 3 लाना है, इसीलिए हम 3 ही कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको 3 ही सिद्ध करना है, 3 जब लाना है हमको भाजक तो 3 ही कॉमन करेंगे। तो यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, ठीक है, 3 कॉमन कर लिए। तो यहाँ 3 कॉमन कर लिए तो 3 और q² कोष्टक में बच जाएगा पूरा। जब गुणा कराएंगे तो 3 × 9 q² फिर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x² 3 तो है ये है, और जो है 3 q² है, जो भी कोष्टक में बच जाएगा उसको हम पूरे को यम मान लेंगे। यम सिद्ध करना रहेगा तो यम मान लेंगे, p सिद्ध करना रहेगा तो p मान लेंगे, यल सिद्ध करना रहेगा तो यल मान लेंगे, ठीक है। तो यम है तो यम मान लिए। तो देखिए पहला वाला हमारा जो है वो सिद्ध हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। दूसरे वाले की ओर चलते हैं। ये वाला एक तो सिद्ध कर दिए, एक और सिद्ध कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए फिर से x = मैंने इसको मान लिया, अब x बराबर अब ये लेते हैं 3q + 1, 3q + 1 को ले लेते हैं, ठीक है। अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x² और यहाँ 3q + 1 का स्क्वायर। ये तो भाई एक है, एक तो एक को छोड़ेंगे नहीं, 0 रहता तो 0 को छोड़ देते, 0 का मतलब कुछ नहीं। x² 0 जब अकेले रहता है तो उसका मतलब कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसका वर्ग करिए, 3q² से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 × 9 q², 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, अब प्लस 3 दूना 6 q। अब देखिए x² = 9 q², इसको हम इधर लाएंगे, प्लस 6q, इस 1 को इधर लाएंगे। हम जो भी देखिए इसमें 2 राशियाँ हैं, चर राशि और अचर राशि। तो जो चर राशियाँ होती है ABCD XYZ अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब चर राशियाँ हैं। तो जो भी अचर राशि होगा, अचर राशि क्या होता है, डिजिट कोई अंक, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, कुछ भी, समझ रहे हैं। जो भी डिजिट संख्याएं हैं या अंक है कोई, तो वो है अगर, लेकिन उसके साथ कोई चर राशि नहीं होना चाहिए, XYZ सब नहीं होना चाहिए, वो ओनली 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो तो होता है अचर राशि। तो देखिए यहाँ पे एक अचर राशि जो भी इसमें जब भी अचर राशि आएगा तो उसको हम लास्ट में कर लेंगे, और चर राशि अचर राशि जो नेक्स्ट रहेगा उसको हम एक पास करेंगे। देखिए यहाँ भी एक दोनों है, एक अचर है एक चर है, एक अचर है एक चर है, तीन दोनों को एक पास करेंगे। और ये तो केवल अचर राशि है, अंक यानी अंक, सीधी सी बात, केवल अंक अकेले आएगा तो अचर राशि और अचर राशि को हम अकेले कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने आपको इधर कर लिया। अब देखिए x², अभी इन दोनों में से 3 कॉमन करिए, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 3 × 9, 3 कॉमन करिए यहाँ x²। यहाँ जब हम 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 और 3q² प्लस 3 दूना 6 2q प्लस 1 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब गुणा कराएंगे 3 × 9 q² प्लस का प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, और 3 दूना 6 क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मैंने अभी बताया था यहाँ स्क्वायर रहेगा, मैंने अभी बताया था जो भी कोष्टक में रहेगा अगर यम के रूप में है तो यम मान लेंगे। तो यम के रूप में तो 3, अब कोष्टक वाले को मान लिया यम, अब प्लस 1 है, ये है। ध्यान दीजिएगा, यह एक ये सिद्ध करना था जो हो गया, एक ये सिद्ध करना था जो हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। यहाँ लिख लीजिए हल या सॉल्व, ठीक है। इन क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ध्यान दीजिएगा।
अब वर्ग वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। यहाँ 3m प्लस 8 3m प्लस 8। देखिए मैं आपसे एक बात बता दूँ, यहाँ पे इतनी संख्याएं हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया फिर से x के बाद से। अरे बाबू, जहाँ तक जाने पे हमारा आंसर पूरा मिल जाएगा, बस वहीं तक करके छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक जाने में हमारा आंसर मिल जाता है, यानी हम सिद्ध कर देते हैं। हमको दो चीज़ सिद्ध करनी थी, हम सीरियल नंबर से जाएंगे, ये नहीं कि एक बार ये तो फिर एक बार ये, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले इसको फिर इसको फिर इसको, सीरियल नंबर से कोई काम करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको किए हैं तो ये मिल गया, इसको किए हैं इसको ले किए तो एक बार ये मिल गया। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देख लीजिएगा, सब सही है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सही है, गलत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। यहाँ पर घन दिया है, पहले मानेंगे धनात्मक पूर्णांक, यानी माना, हल कर दिए हैं। देखिए हल आप समझते रहिएगा। माना धनात्मक, कुछ विषम उसम दिया है जी, धनात्मक पूर्णांक, बस क्या है धनात्मक पूर्णांक। तो माना धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू x। घबराओ नहीं, हम कुछ और लिख रहे थे। माना धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू x, इसके रूप में हमने मान लिया कि माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक यहाँ दिया गया है। तो धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब देखिए क्या करेंगे, हमने बताया था यहाँ क्या कह रहा है, यम के रूप का है तो क्यू के रूप का मानिए x इज इक्वल टू, देखिए 6 लिख रहा हूँ मैं, 9 दिया है ना, ध्यान से देखिए, 9 दिया है ना, तो 9 लिखिए, 9 क्यू प्लस r, समझ रहे हैं। 9 दिया रहेगा तो 9 लेंगे, 4 दिया रहेगा तो 4 देंगे, 5 दिया रहेगा तो 5 देंगे, जो दिया रहेगा वही लेंगे। और यम के रूप का है तो क्यू मान लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 9 क्यू प्लस 0, 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 3, 9 क्यू प्लस 4, 9 क्यू प्लस 5, 9 क्यू प्लस 6, 9 क्यू प्लस 7, 9 क्यू प्लस 8। 9 दिया है तो 8 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 दिया है तो 8 तक जाएंगे। मैंने बताया था ना कि भाजक जितना रहेगा उससे एक पीछे रहेंगे, बस एक अंक पीछे रहेंगे। अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या है, अब लिखिए यहाँ पर, अब क्या क्या आगे कहा गया है, घन कहा गया ना, यहाँ पे पिछली वाली में वर्ग कहा गया था तो वर्ग कर रहे थे, अब यहाँ पे घन कहा गया है। तो घन करिए, पहला वाला उठाइए, x बराबर, यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, अब x और 9 क्यूब प्लस 0, इसका घन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 9 क्यूब का स्क्वायर, x स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर, घन कर रहे हैं ना जी, देखिए मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। घन कहा गया तो घन करिए, और यहाँ 0 दिया गया तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए x क्यूब 9 का जब घन करेंगे कितना होगा, 981, और 81 नामा कितना होता है 729, हाँ 729, देख लीजिएगा आप लोग, नहीं विश्वास है तो ऐसे करो, 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 981 आ जाएगा, फिर इसमें 9 से गुणा कराओ तो 9 कम में 9, 9 72, 729 आया ना। अब देखो
729 आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 729 क्यूब का क्यूब, ठीक है, क्यूब का क्यूब। इसका तो हम कर देंगे भाई अचर राशि, ये तो नहीं है, ये चर राशि, तो चर राशि पर से क्यूब दिखा देंगे। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, किसके रूप का दिखाना है, 9 का रूप का। तो इसमें से 9 कॉमन करिए, 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ 81 बच जाएगा, यहाँ क्यूब का क्यूब बच जाएगा। देखिए 9 का में 9, 9 72, ये मिल गया ना। अब मैंने बताया था कि कोष्टक में जो भी रहेगा और यहाँ जो आपको चर राशि दिया रहेगा वही मानेगा। यम दिया है तो पूरे कोष्टक वाले को यम मान लेंगे, ठीक है। आगे हमारा पहला 9 यम। थोड़ा सा सवाल उठ पटांग लग रहा होगा, क्योंकि इसमें अब कह रहे हैं कि इसको क्यों इतना ये यम क्यों मान ले, तो ये इसीलिए ये इस टाइप का सवाल ही है, इसको ऐसे ही किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी कोष्टक में रहेगा, समझ रहे हैं, जो भी कोष्टक में आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो आर्थ होबे करेगा, कोई भी अक्षर, मतलब समझ रहे हैं, नहीं कोई अंक डिजिट की बात कर रहा हूँ। तो जो भी कोष्टक में आएगा उसको यम के रूप का दिया रहेगा तो यम मानिएगा, क्यू के रूप का दिया होगा तो क्यू मानिएगा। अगला करते हैं हम। देखिए हमारा मेन मुद्दा क्या है, 9 यम प्लस 1, 9 यम प्लस 8। जहाँ हमको मिल जाएगा वही हमारा सवाल खत्म। दूसरा उठाइए, x इज इक्वल टू 9 यम प्लस 1। अब इसको करिए, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब और 9 यम प्लस 1, 9 यम प्लस 1 का क्यूब, x क्यूब, 9 यम का क्यूब कीजिए तो 9 यम का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर प्लस है, फिर 3 गुणे 9 यम गुणे 1 का कोष्टक में 9 यम प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हमने लिखा है। मैं शॉर्ट वीडियो में मैंने अलजेब्रा से रिलेटेड सारे फार्मूले मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में प्लस बी, वही यहाँ पर हुआ है। ए के जगह पर 9 यम है तो ए का क्यूब, यानी 9 यम का क्यूब, बी के जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब, प्लस 3 9 यम गुणे 1, 3 गुणे 9 यम गुणे 1। अब कोष्टक में फिर से 9 यम प्लस ए, यानी ए प्लस बी, देख रहे हैं इसी फॉर्म में, इस फार्मूले से हुआ है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, लिखना है तो आप लिख लीजिए, सॉल्व करिए इसको। एक्स क्यूब 9 का करेंगे तो 729 मिल जाएगा हम लोग को, और यम का, ये भैया छोटी सी गलती, मिस्टेक हो गया, यहाँ क्यू है ना, यम नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्यू है ना, हम क्यू वाला माने हैं ना, तो क्यू वाला ही लेंगे ना, ध्यान दीजिएगा। 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू का क्यूब, 1 का क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9 मतलब 9 त्रिक 27, 27 क्यूब, और यहाँ 9 क्यूब प्लस 1। अब गुणा करिए एक्स का क्यूब, देखिए 729 क्यूब। हम 1 को बाद में लिखेंगे, अभी 1 को हम नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख लें, इसको गुणा करा के लिखिए पहले, क्योंकि बाद में हमको लिखने के बाद से इसको आगे लेके जाना ही है, समझ रहे हैं, कॉमन करने के लिए, इसीलिए मैं इसको बाद में लिख लूँगा। अभी इसमें गुणा कराइए, ठीक है। 9 सते 63, 9 सते 63 का 3, हासिल कितना बच गया 6, फिर 9 से 2 में 9 दूना 18 और 18 6 24, 24 लिख लो भाई, समझ रहे हो। 27 में 9 से गुणा करो, 9 सते 63 का 3 हासिल 6, 9 दूना 18 और 18 में 6 जोड़ देंगे 24, 243, और क्यू मिलके क्यू स्क्वायर, समझ रहे हैं, क्यू और क्यू मिलके क्यू स्क्वायर, समझ रहे हैं। क्यों, आधार बराबर तो घाते जुड़ जाती है, इसका घात कुछ नहीं तो एक, इसका घात कुछ नहीं तो एक, आधार बराबर है क्यू क्यू और इंटू का चिन्ह में, आधार बराबर और गुणा का चिन्ह में रहेगा तो घाते जुड़ जाएगी, तो घाते 1 1 मिलकर 2 हो गया है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब ये 1 को हम बाद में लिख, अभी देखिए, अब इसमें गुणा कराना है, 27 क्यू
1 में गुणा कराएंगे तो प्लस 27 क्यू आ जाएगा, और प्लस 1 है, प्लस 1 लिख लेंगे। अब एक्स क्यू, अब देखिए यहाँ से हम सब जगह से यहाँ 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 इन तीनों में से देखिए 9 कॉमन आएगा, सब जगह से 9 कॉमन कर लीजिए। सब जगह से 9 कॉमन कर लीजिए। यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो 81 क्यू बचेगा। गुणा कराइए 9 का में 9, 9 बाई 81, 9 का में 9, 9 72 मिल जाएगा। फिर से क्यू रह गया, क्यू रहने देंगे। यहाँ एक चीज़ और, प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब हम 9 कॉमन करेंगे, प्लस 9 यहाँ से कॉमन करेंगे तो हमारे पास 27 बच जाएगा। ठीक है, 9 कॉमन करिए, देखिए कितनी बार में जा रहा है। 9 दूना 18, एक हासिल, 14 में से 8 गया 6, ये ख़त्म हो गया 3, 9 सत्ते 63, 27 मिला कि नहीं। और क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब का क्यूब है भाई, देखो ध्यान दो। 9 ना 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यू, यहाँ भी क्यू हो जाएगा। यहाँ क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ से 9 कॉमन कर लिए तो 9 3 27, 3 बच जाएगा और क्यू बच जाएगा। और ये प्लस का 1 है, ध्यान देना। 81 क्यूब का क्यूब 27 क्यू स्क्वायर 3 क्यू, गुणा कराएंगे तो फिर यही वाला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 729 क्यूब का क्यूब 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब प्लस ये 1 है ना, देखिएगा मैंने आपको एक चीज़ बताया था। अब देखिए जितना में से जितना भी यहाँ पे चर राशि और अचर राशि एक साथ है, एक साथ रहेंगे, यानी इंटू के रूप में रहेंगी, समझ रहे हैं। चर राशि और अचर राशि जितना भी इंटू के रूप में रहेंगे, हम उन सब में से कॉमन करेंगे, देखते हैं सब में से कॉमन होता है कि नहीं। यानी जितने में से कॉमन हो सकता है उतने में से कॉमन करेंगे। अब यहाँ 9 लिख लेंगे। जो भी कोष्टक में क्या सिद्ध करना है, यम, तो यम मान लेंगे, यानी कोष्टक वाले को यम मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 यम और प्लस का 1, देख लिया ना। तो यानी ये भी हमारा हो गया। कौन सा? दूसरा वाला देखिए, 9 यम प्लस 1, 9 यम प्लस 1 और x, और ये 9 यम, 2 को तो हमने कर दिया। अब आता है बात तीसरे की। तीसरा करिए, तीसरा उठा लेते हैं। पहले ये लिए थे, अब इसको लेते हैं। सीरियल वाइज लीजिएगा, मैं तो आपको यही कहूँगा। x इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2, मैंने ये लिया 2 वाला, एक तो कर लिए थे, इसका क्यूब कीजिए तो 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, x का क्यूब, ये कि 729 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 मिल जाएगा। 2 पर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, समझ रहे हैं। तो यहाँ मैंने 8 एक ही बार में लिख दिया। और 3ab, तो 3 गुणे 9 गुणे 2, 3 गुणे 9 क्यूब प्लस 2, गुणा करिए, 9 3 27 दूना 54, यानी ऐसे देख लीजिए ना, 3 दूना 6 और 9 6 के 54, तो यहाँ क्या हो गया? 54। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और क्यू है तो क्यू साथ में आ जाएगा। अब कोष्टक में क्या था? 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 2, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ जाइए। 729 क्यू का क्यूब प्लस 8 को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि इसमें से हमको कॉमन करना है। इसको गुणा कराइए, 54 में 9 से गुणा कराइए तो कितना आएगा? 9 चौको 36, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस और प्लस मिलके प्लस। जब कोष्टक तोड़ते हैं तो चिन्ह पे विशेष ध्यान देते हैं। इसके आगे भी प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस और प्लस मिलके प्लस हो जाता है, पता है ना। प्लस प्लस मिलके प्लस, माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस, माइनस प्लस मिलके माइनस। जब सेम चिन्ह आएगा तो प्लस हो जाता है, या वो चाहे वो प्लस प्लस हो या वो फिर वो माइनस माइनस हो। जब सेम चिन्ह आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब विपरीत चिन्ह आएंगे तो माइनस हो जाएगा, चाहे माइनस प्लस आए चाहे प्लस माइनस आए। ठीक है, आगे पीछे करके आए कोई मतलब नहीं है। जब विपरीत चिन्ह आता है तो माइनस होता है, और जब सेम चिन्ह आता है तो प्लस होता है, लेकिन लिखते उसी चिन्ह को है जो बड़े वाले अंक के सामने होता है। यहाँ पे गुणा की बात हो रही है, प्लस प्लस मिलके प्लस, गुणा करें। 9 चौको 36 का 6 हासिल 3, 9 5 45, 45 3 48, क्यू और क्यू मिलके क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 54 में 9 से गुणा करिए, 9 चौको 36 हासिल 3, 9 के 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45 हुआ, और 45 3 48। वही मैंने यहाँ लिखा है,
ध्यान दीजिए 486, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब ये प्लस और प्लस, फिर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस प्लस मिलके प्लस, अब इन दोनों का गुणा कराइए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और हासिल तो बचा ही नहीं, और 5 दूना 10, यानी इतना आ गया 108। क्यू है, क्यू लिख देंगे, लास्ट में है 8, अब 8 यहाँ लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब किसके रूप का बनाना है, 9 के रूप का। 9 सब में से कॉमन लेंगे, इन सब में से 9 कॉमन लेंगे, 8 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ 9 कॉमन लिया था, क्या बचा था 81 बचा था, यानी इसमें से जब 9 कॉमन लेंगे तो 81 क्यू का क्यूब। यहाँ से 9 कॉमन करके देखिए 4 8 6 बचेगा शायद हमारा कितना 9 54 बचेगा, फिर भी हम आपको करके दिखाएंगे ज़रूर, समझ रहे हैं। 9 कॉमन लीजिए, 9 से भाग करिए, 9 5 45, 3 बच गया, 9 चौको 36, 4 बार में नहीं खत्म, 54 मिला, समझ रहे हैं। यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा 54 क्यू का स्क्वायर। यहीं पे देख लेना भाई कि किससे गुणा कराया हो, 9 से गुणा कराया हो ना, ये मिला था ना, यानी इन दोनों को गुणा कराने पे ये मिला है ना, तो 9 से भाग करोगे तो फिर यही मिल जाएगा, सीधी सी बात। अब यहाँ ध्यान दो, ये इसमें से भी कॉमन कर लिया प्लस, अब इसमें से कॉमन करते हैं, 108 में से 9 कॉमन करते हैं, 9 कम में 9, 1 मिल गया 18, 9 दूना 18, यानी 12 मिलेगा हमको। क्या मिलेगा 12। तो यहाँ मिल जाएगा हमको 12 क्यूब, 12 9 108 और 12 दाम 120, समझ रहे हैं। और ये प्लस में 8 है तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, एक्स क्यूब। और जितना ये कोष्टक में है, यानी जिसमें जिसमें चर राशि आएगा उसमें से कॉमन होगा, सीधी सी बात, जिसमें जिसमें चर राशि आएगा उसमें से कॉमन होगा, और उसी में से कॉमन करेंगे। अचर राशि जो अलग से एक आएगा, 1 हो 8 हो कुछ भी हो, उसको साइड में लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, अब कोष्टक वाले को क्या मानना है हमको, यम, नो यम प्लस 8। ध्यान दीजिए, तो हम लोग का तीनों आंसर आ गया, ये भी आ गया यहाँ पे, ये वाला आ गया यहाँ पे, और ये वाला आ गया यहाँ पे। तो देखिए हम लोगों ने 2 तक ही किया। अब जब 2 ही तक कर दें हमारा आंसर आ गया, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आगे और भी रहेगा तो वो आगे जाकर दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यानी कुछ और आ जाए, 9m प्लस कुछ और आ जाए, क्या आ जाएगा देख लिया जाए, 3 रख लिया जाए तो 3 रख लिया जाए तो 3 3 9 3 27। यदि 9m प्लस 27 एक और मान दे दे, 9m प्लस 27 के रूप का होता है, तो एक बार और जाएंगे। सीधी सी बात है, जहाँ तक कहेगा, यानी जहाँ तक हमारा आंसर जाने में आ जाएगा, यानी हम जहाँ तक जाएंगे और आंसर हमारा आ जाए, सिद्ध हो जाए, सीधी सी बात है, तो उसके आगे हमको जाना ही नहीं है। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छोटी छोटी सी बात को गुणा करके भाग करके सब दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मेरे बताने का मतलब ये है कि सब लोग एक जैसे होते नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको नहीं आता है, काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ के चला जाए, उनको भी साथ लेके ही चला जाएगा। मैं ये छोटी सी बात आपको बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। भाई मुझे आता है, जब मैं ही लगा के खुद मैं ही समझ जाऊँ तो क्या मतलब है, आपको दिखाना ज़रूरी है ना कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप सॉल्व कर लें। देखिए हमने एक वर्ग वाला किया था, अब एक घन वाला भी किया है। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उम्मीद है आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी यदि नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, उसका सॉल्यूशन आप तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास ही नहीं बल्कि अपने प्रयास में सफल भी रहूंगा, आप तक सॉल्यूशन पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।